बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम ने मुसलसल दूसरे रोज भी कोशिश की जो नाकाम रही। नैब की टीम ने पुलिस की भारी नफरी के साथ शहबाज शरीफ की कयामगाह का मुहासरा किए रखा। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। 5 घंटे तक आंख मचोली चलती रही। नैब लाहौर की टीम की पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की दूसरी भरपूर कोशिश। नैब टीम एडिशनल डायरेक्टर चौधरी असगर की क़यादत में दिन 11 बजे के करीब मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह 96H के बाहर पहुंच गई। नैब और पुलिस की टीम ने घर का मुहासरा कर लिया। मुस्लिम लीग के कारकुनों की आमद पर हालात कशीदा हुए तो नैब हुकाम ने रेंजर्स को भी तलब कर लिया। नैब ने घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ी भी मंगवा ली। मुस्लिम लीग नून के कारकुन रुकावटें अबूर करते हुए पुलिस और नैब टीम के सामने ढाल बन गए। इस मौका पर पुलिस की लीगी कारकुनों से हाथापाई, हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हमजा शहबाज के प्राइवेट सेक्रेटरी अता तारड़ का कहना था कि अदालती अहकामात की रोशनी में हमजा शहबाज को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब टीम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्होंने हमें अरेस्ट वारंट पढ़ के सुनाया और अरेस्ट वारंट के बारे में बताया। मैंने उन्हें ब्रीफ किया कि जी अरेस्ट वारंट आपका अनलॉफुल है, इट इज़ विदाउट लॉफुल अथॉरिटी इन प्रेजेंस ऑफ दीज हाई कोर्ट ऑर्डर्स। आप इनको चैलेंज करें, इनको सेटिस्फाइड कराएं तो और बात है, बट इनकी मौजूदगी में गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में नहीं लाई जा सकती। 5 घंटे से जारी रहने वाली इस कशमकश के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया, जिसके बाद नैब की टीम वहां से रवाना हो गई। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, सफीर अहमद, ख्वाजा आमिर, रिपोर्टर अहमद फराज, आजम मलिक, जीशान बख्श और अदनान मलिक के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि न्याजी साहब जेलों से ना डराओ, मुशर्रफ दौर का एहतसाब 10 साल भुगता है। नैब टीम की वापसी के बाद कारकुनों से खिताब में हमजा शहबाज का कहना था कि वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, मगर आज मुल्की हालात की वजह से भी डरे हुए हैं। डॉलर की गिरावट, पेट्रोल, बिजली की महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। आए मिसा के मईशत पर बात करें, ऑपोजिशन आवाम की खातिर बात करेगी। हमजा शहबाज लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के सामने पेश होते रहे हैं। नैब ने अदालत में लिख कर दिया था कि हमजा शहबाज सबसे ज्यादा ताउन कर रहे हैं। अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमजा शहबाज ने कहा सियासी लड़ाई के लिए उम्र पड़ी है, आए डूबती मईशत की बेहतरी के लिए रोड मैप बनाएं, आए मिसाके जमहूरियत की बात करें। अपोजिशन अवाम की खातिर अपना किरदार अदा करेगी। ये मईशत का बड़ा हक जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था आओ मिसाके मईशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। हमजा शहबाज का कहना था कि जुल्म वो करते हैं जो दीवारें फलांग कर घुस आते हैं और लोगों को महबूस बनाते हैं। अवाम का शऊर बेदार हो रहा है। कारकुन सीसा पलाई दीवार हैं, उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से पहले कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर का कहना था कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का इक़दाम कानूनी है, इसे सियासत की नजर न किया जाए। कानून की नजर में तमाम मुल्ज़िमान बराबर हैं। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट कानून के मुताबिक और हर लिहाज से काबिल अमल है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है और 2 अफराद के बयान पर नैब उनको गिरफ्तार करके तहकीकात करना चाहती है, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खवातीन और बच्चों को ढाल बनाया। जरदारी और शरीफ फैमिली के पास 2 ही रास्ते हैं, लूटी हुई दौलत वापस करें या जेल जाएं। फवाद चौधरी ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिश पर कहा कि किसी अमीर आदमी को हथकड़ी लगी तो इस्लाम याद आ गया। उनका कहना है कि वजीर आजम ने असासे जाहिर करने की एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम का हालिया बयान पुरानी MQM के हवाले से नहीं, मौजूदा MQM पाकिस्तान के बारे में है। मुराद अली शाह और जरदारी 9-0 पर जिस शख्स के हाथ पांव चूमते थे, उसकी दहशत के खिलाफ बोलने वाला वाहिद शख्स इमरान खान था। सर्दी में गीजर एक अयाशी के बाद अब 2.5 रोटी का फॉर्मूला आ गया। 2 रोटी खाने वालों को आधी रोटी मजीद खाने के लिए क्या करना होगा, देखिए कुछ देर के बाद। अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि गैर जमहूरी इक़दामात पर हुकूमत का हशर मुशर्रफ जैसा होगा।
18वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी बहुत हसास है। आवाम के हुकूक को छिड़ा गया तो हुकूमत गिराने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि हुकूमत एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को निशाना बना रही है, नैब को गैर सियासी बनाना होगा। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक और बेगुनाह बच्चा जान भाग। तहरीक इंसाफ के बस मंसूबे को एक और धचका। तफसील देखिए कुछ देर के बाद। नैब के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद असगर मॉडल टाउन में सियासी अंदाज में ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर हमजा शहबाज को ललकारते रहे। यहां तक कह दिया कि हमजा शहबाज को दीवारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया देख रहा है नामवर सियासतदान गिरफ्तारी देने से कैसे भाग रहे हैं। ये हैं नैब के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद असगर, जो हैं तो नैब अफसर मगर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए इस कदर जज्बाती हुए कि मॉडल टाउन में सियासतदानों की तरह बयानात दागते रहे। कहने लगे हमजा शहबाज नामवर सियासतदान हैं, उन्हें सियासतदानों की तरह बर्ताव करना चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के नामवर सियासतदान हैं, ठीक है, वो एक सियासतदान है, उन्हें सियासतदानों की तरह बिहेव करना चाहिए, उन्हें घर से बाहर आना चाहिए, उन्हें दीवारों के पीछे नहीं छुपना चाहिए। चौधरी असगर ने मजीद कहा कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए घर के अंदर जाने दिया जाए, वो निहत्ते हैं। मैं अकेला हूँ, देख ले, मैं निहत्ता हूँ, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं हमजा भाई को एक लीगल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आया हूँ। चौधरी असगर ने कहा कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। कौन आगे बढ़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्जाम है, उस केस के अंदर सासाजात देखें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो कौन आगे बढ़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का कहना है कि मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है। आवाम 2 रोटी की बजाय 1 रोटी खाकर गुजारा करें। आगे वक्त आएगा जब 2.5 रोटी खाने को मिलेगी। इसलिए हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन ज़रूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे। लेकिन हिकमत और दानिशमंदी के साथ मुल्क को चलाने के लिए जो एक सोच होती है कि अब मेरा मुल्क आगे बढ़े, मेरा मुल्क मकरूज ना हो, मेरा मुल्क किसी का ग़ुलाम ना रहे, तो उसके लिए थोड़ी वक्ती तौर पे कुर्बानियाँ सारी कौम को देनी पड़ रही हैं और लोग दे रहे हैं। सिर्फ मुश्ताक गनी ही नहीं, तब्दीली के एक और खिलाड़ी पेट्रोलियम के वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इसी से मिलती जुलती एक बात कह चुके हैं। उन्होंने गीजर के इस्तेमाल को अय्याशी करार दिया था। देखिए जी, गैस चूल्हे के लिए अगर जलाएं तो ज़रूरत है, अगर गीज़र लेके चलाएं तो लग्जरी है। गीजर भी लग्जरी हो गया है। गीजर भी लग्जरी है। पाकिस्तान में गीजर बिल्कुल लग्जरी है कि हमने चूल्हे पे पानी गर्म करके भी हमने इस्तेमाल किया है। चूल्हे पे पानी गर्म करके हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गीजर से बचने के लिए कि गीजर की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अब देखें ना, जो के दौर में वापस से लकड़ियां जलाएं, क्या करें हम, क्या करें फिर ये बताएं। नए पाकिस्तान में आप कह रहे हैं गीजर की लग्जरी है। नए पाकिस्तान में यकीनन पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। दवाओं की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर कीमतों में इजाफा करने वाली 31 दवासाज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ज्यादा कीमत वसूली पर 143 दवाओं का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया। गैर कानूनी इजाफे पर दवासाज कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाइंसाफ़ियों की वजह से कई कौमें तबाह हुई। वो कौमें तबाह हुई जहां ताकतवर के लिए कानून, कमज़ोर के लिए दूसरा कानून था। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने रद्दअमल देते हुए कहा कि वो इमरान खान के बयान से बिल्कुल मुत्तफ़िक है, क्योंकि हुक्मरान का गैर कानूनी तरीके से बनाया जाने वाला महल रेगुलराइज कर लिया गया, जबकि गरीबों के कच्चे मकानात गिराए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे लिए सीधे रास्ते पर चलने के लिए रहनुमाई करे। सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने बीआरटी से मुतालिक रिपोर्ट में जिस खामी की निशानदेही की, उसका शिकार 4 सदा की खातून बन गई। 30 साला लुबना हयात आबाद में बीआरटी ट्रैक पर सड़क अबूर करते हुए बस की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठी। हादसे के बाद बीआरटी की आजमाइशी सर्विस आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है।
چارسدہ کی رہائشی لبنہ فیصری چوک حیات آباد کے قریب سڑک عبور کرنے کے لیے BRT کوریڈور میں داخل ہوئی کہ اچانک بس کی زد میں آ گئی اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. بچے بھی تھے مگر وہ سائڈ پہ تھے, یہ روڈ کراس کر رہی تھی مگر اس بس نے اس کو مارا ہے, ٹکر ماری ہے. حادثہ اس وقت پیش آیا جب بسوں کی آزمائشی سروس اور ڈرائیورز کو روٹ سے متعلق تربیت دی جا رہی تھی. کوریڈور میں مختلف مقامات پر جنگلے ٹوٹے ہوئے ہیں جہاں سے شہری گزر کر سڑک پار کرتے ہیں. پراپر طریقے سے یہ ابھی جگہ یہ ابھی کھلی نہیں ہے اور اب میں اس میں تقریباً 50% بہت سارا کام سڑکوں پہ باقی ہے اور ابھی سے آپ کیوں اس کے اوپر بس چھوڑ رہے ہیں؟ ایک تو ان کو فلی اس کو کور کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد اس پر بس چلانی چاہیے. دوسرا یہ کہ پیڈسٹرین کراسنگز بالکل نہیں ہے یہاں پہ. صوبائی انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ BRT روٹ پر پیدل سڑک عبور کرنے والوں کے لیے مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی. حیات آباد پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے. کیمرامین شاہد احمد کے ساتھ شکیل فرمان علی, جیو نیوز, پشاور. خیبر پختونخوا حکومت نے BRT روٹ پر بس کی ٹکر سے خاتون کی ہلاکت کا نوٹس لے لیا ہے. ضلع انتظامیہ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. خاتون BRT کوریڈور کے اندر سے گزر رہی تھی. ابھی خبر ہے کراچی سے, جہاں ایک اور بے گناہ مبینہ پولیس مقابلے کی گولی کا شکار بن گیا. قائد آباد میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کی زد میں آ کر 12 سال کا لڑکا جاں بحق ہو گیا. دوسرا 10 سال کا بچہ زخمی ہوا. مقتول کے لواحقین نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی ہے. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اس حکومت کو مزید ٹائم دینا اسے تسلیم کرنے کے برابر ہے. ہم حکومت گرانے میدان میں نکل چکے ہیں, حکومت کو جو کرنا ہے کر لے. اور مولانا صاحب جب بات ہوتے نے کہا ہے خورشید شاہ مولانا فضل الرحمان اب جیل جائیں گے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آواز چل کسی بندے نے پتر کا کوئی حوالہ نہیں ہے جہاں قیادت سے لے کر کارکن تک گالی اور گالی. نیب نے حمزہ شہباز پر الزام لگایا ہے کہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں غیر ملکی کرنسی کی 2 مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئی. ٹرانزیکشنز کرنے والے 2 افراد کبھی بیرون ملک بھی نہیں گئے تھے. اسی بارے میں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں میزبان شہزاد اقبال نے سوال کیا. مسلم لیگ نون پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان نے کہا کہ حمزہ شہباز اپنے اکاؤنٹس کی تمام تفصیل نیب کو دے چکے ہیں. نیب جن ٹرانزیکشنز کی تفصیلات دے رہا ہے وہ حمزہ شہباز نے ہی پیش کی. ہم نیب میں ثابت کریں گے کہ یہ ٹرانزیکشنز درست تھیں. اگر یہ ریمیٹنسز آپ لوگوں نے خود اپنے اکاؤنٹس میں دکھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بات اب یہ کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے نام پہ یہ پیسہ بھیجا گیا ہے حمزہ کے اکاؤنٹ میں, لوگ کبھی باہر گئے نہیں, اسی لیے یہ جعلی ریمیٹنسز ہیں. یہ تو انویسٹیگیشن کے پوائنٹ پر جب یہ بات کنفرنٹ ہوگی اور پوچھیں گے, اگر ہم جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو ڈپازیٹر جو اگر کسی منی چینجر کے پاس فرض محال فار آرگومنٹ سے کہ یہ بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ٹرانزیکشن اس طرح ہوئی ہے, اور اگر ہم جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو پھر درست ہے. اور اگر ہم جسٹیفائی کر دیں کہ یہ جس ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ہمارے سے سوال پہ پوچھے تو صحیح نا. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سندھ کے تحت قائم آٹزم سے متاثرہ بچوں کی بحالی اور تربیت کے مرکز کا دورہ کیا. کراچی میں قائم مرکز میں 1500 بچے داخل ہیں, جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت اور کھیلوں کی سرگرمیوں پر توجہ دینے کے علاوہ والدین کی تربیت بھی کی جاتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آٹزم ایک دماغی مسئلہ ہے جس سے بات چیت کرنے میں دشواری ہوتی ہے. پاکستان میں ایسا کوئی اسٹڈی سینٹر نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ اس قسم کے اثرات کیوں ہیں. بلاول بھٹو کو بتایا گیا کہ سینٹر میں آٹزم کے شکار بچوں کو بات کرنا سکھایا جا رہا ہے, جبکہ بچوں کے علاوہ ان کے والدین کی تربیت بھی کی جاتی ہے. بلاول بھٹو نے سینٹر کے قیام پر سندھ حکومت کی تعریف کی. اور ابھی بات کریں گے موسم کی. ٹی وی نہیں بند ہوا یار باہر. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک, جبکہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں موسم گرم رہا. سب سے زیادہ گرمی پاڈیدن اور جیکب آباد میں پڑی, جہاں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. مٹھی, سکھر, لسبیلا, 44, رحیم یار خان, روہڑی, دادو, لڑکانہ, تربت, موئن جداڑو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی اور اسلام آباد میں 39, لاہور اور پشاور میں پارہ 36 ڈگری ریکارڈ ہوا. Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.